एपेक्स नर्सिंग हब में। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड डिसऑर्डर। सबसे पहले हम कॉमन ब्लड डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप उन डिसऑर्डर्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है ना जिसके अंदर जो हमारे ब्लड की फंक्शनिंग होती है वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाती है, और जो काउंट्स होते हैं वो भी नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाते हैं। या काउंट्स, जो ब्लड की नॉर्मल काउंट्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे या नॉर्मल से डिक्रीज हो जाएंगे। ब्लड डिसऑर्डर जो है अफेक्ट कर सकते हैं रेड ब्लड सेल को, व्हाइट ब्लड सेल को, प्लेटलेट्स को, प्लाज्मा को, क्लोटिंग फैक्टर्स को एंड बोन मैरो को। अगर प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है या डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो रही है या एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है, कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, उसकी वजह से ब्लड डिसऑर्डर हो सकते हैं। अगर हम ब्लड डिसऑर्डर को अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई कर ले तो वो मैनेज भी हो सकते हैं, ट्रीट भी हो सकते हैं, और जो उनके कॉम्प्लिकेशन है वो प्रिवेंट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल के डिसऑर्डर्स। सबसे पहले आता है अनीमिया। अनीमिया में क्या होता है, हमारी रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है नॉर्मल वैल्यू से, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल के जो काउंट्स हैं और हीमोग्लोबिन काउंट है वो डिक्रीज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन पार्टिकल कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, और हमारी बॉडी हाइपोक्सिया से सफर करती है। फिर उसके बाद आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर आयरन की डिग्री डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। आयरन क्या करता है, आयरन हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज में हेल्प करता है। अगर हीमोग्लोबिन ही अच्छे से नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन कैरी कैसे होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन पार्टिकल्स को कैरी करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया हो सकता है। फिर उसके बाद आता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 एंड फोलिक एसिड्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन बी 12 एंड फोलिक एसिड्स डीएनए सिंथेसाइज में हेल्प करते हैं। अगर डीएनए सिंथेसाइज नहीं हुआ तो हमारे जो रेड ब्लड सेल है उसकी शेप और स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ जाएंगे, और जो व्हाइट ब्लड सेल के अंदर न्यूट्रोफिल्स है उसके अंदर 3 to 5 लोब्स होते हैं नॉर्मल न्यूट्रोफिल्स में, वो उसके अंदर क्या होता है 5 लोब से ज्यादा हो जाएंगे, उसके शेप एंड साइज में भी चेंजेस आ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, हमारी बोन मैरो जो होते हैं वो हमारे ब्लड कंपोनेंट्स को अच्छे से नहीं बना पाते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पैनसाइटोपिनिया से सफर करती है। फिर उसके बाद आता है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारी आरबीसीज की नॉर्मल लाइफ साइकिल 120 डेज की है, वो 120 डेज से पहले ही मरने स्टार्ट डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। फिर उसके बाद आता है सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो हीमोग्लोबिन का शेप है ना वो चेंज हो जाती है, जो सिकल सी शेप की जैसी हो जाती है, जो कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को अच्छे से कैरी नहीं कर पाता और हाइपोक्सिया हो जाता है, और सिकल सेल एनीमिया में टाइम से पहले ही डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स। फिर उसके बाद आता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया के अंदर भी हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एनीमिया होता है। फिर उसके बाद आता है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल का मास है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर। टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर में सबसे पहले आता है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया में क्या होता है, हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल के काउंट है वो नॉर्मल काउंट से लोअर मतलब कि कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रोपीनिया होता है, लिम्फोसाइटोपिनिया हो सकता है, एग्रेनुलोसाइटोसिस होता है। न्यूट्रोपीनिया में जो हमारे न्यूट्रोफिल्स है, नॉर्मल न्यूट्रोफिल्स है उससे कम हो जाएंगे। लिम्फोसाइटोपिनिया में हमारे लिम्फोसाइट्स कम हो जाएंगे ब्लड के अंदर। फिर उसके बाद आता है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल के नॉर्मल काउंट है वो उससे ज्यादा हो जाएंगे, मतलब कि 14,000 से ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिलिया भी हो सकता है, मतलब कि न्यूट्रोफिल्स ज्यादा हो गए। लिम्फोसाइटोसिस मतलब कि लिम्फोसाइट्स ज्यादा हो गए हमारे ब्लड के अंदर। असिनोफिलिया मतलब असिनोफिल्स ज्यादा हो गए हमारे ब्लड के अंदर। मोनोसाइटोसिस मतलब कि मोनोसाइट्स ज्यादा हो गए हमारे ब्लड के अंदर। बेसोफिलिया का मतलब बेसोफिल्स ज्यादा हो गए हमारे ब्लड के अंदर। लिम्फोसाइटोसिस शो करता है सीवियर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, कोई एलर्जी रिएक्शन। अब उसके बाद बात करते हैं हम लुकीमिया की। लुकीमिया के अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होती है हमारे व्हाइट ब्लड सेल की, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है व्हाइट ब्लड सेल की। लुकीमिया एक कैंसर डिजीज है जो इन्वॉल्व करती है एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक लिम्फेटिक ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया। फिर उसके बाद बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल फंक्शनल डिसऑर्डर की। व्हाइट ब्लड सेल फंक्शनल डिसऑर्डर में इन वो क्या होता है, हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल की काउंट्स है वो तो नॉर्मल रहेंगे, बट उसके फंक्शन जो है वो एबनॉर्मल हो जाएंगे, जो कि न्यूट्रोफिल डिसफंक्शन हो जाएगा, अमीनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाएगा, ल्यूकोसाइट अटेंशन डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्लेटलेट डिसऑर्डर। टाइप ऑफ प्लेटलेट डिसऑर्डर में सबसे पहले आता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है हमारे प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के अंदर, 1.5 लाख से डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस हो जाएंगे, और
क्या है, क्लोटिंग फैक्टर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद है थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस में क्या होता है, प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाते हैं, 4.5 लाख से ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से एबनॉर्मल क्लोट बन सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद आते हैं क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिसऑर्डर। क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिसऑर्डर में क्या होता है, प्लेटलेट्स काउंट्स नॉर्मल रहते हैं बट उनके फंक्शनल्स क्या है, वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बोन मैरो डिसऑर्डर की। बोन मैरो डिसऑर्डर में क्या होता है, जो हमारी बोन मैरो है वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाती हमारे ब्लड कंपोनेंट्स, जो कि इन्वॉल्व करती है एप्लास्टिक एनीमिया, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, ल्यूकीमिया। अब हम बात करते हैं क्लोटिंग डिसऑर्डर की। सबसे पहले क्लोटिंग को समझते हैं। क्लोटिंग क्या होती है, कोई भी हमारी ब्लड वेसल इंजर हो गई है, मतलब कि इंजर्ड हो गई है, इंजरी हो गई है ब्लड वेसल्स को, तो फिर प्लेटलेट्स आते हैं। प्लेटलेट अपने प्लग फॉर्मेशन बनाते हैं, एडेंशन एग्रीगेशन का काम स्टार्ट करते हैं, फिर उससे क्लोट बनता है, फिर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। अगर क्लोटिंग क्लोटिंग डिसऑर्डर में क्लोटिंग जो हमारे कंपोनेंट्स है वो ही डिक्रीज हो जाए, तो क्या होगा, हीमोफीलिया ए हो सकता है, हीमोफीलिया बी हो सकता है, विलबर्ड डिजीज हो सकती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, डीआईसी हो सकता है। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो सकती है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो सकती है, या यूरिन में ब्लड आ सकता है, स्टूल में ब्लड आ सकता है। अगर ये क्लोटिंग, अगर नेक्स्ट है क्लोटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर में क्या होता है, हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स वो इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से डीवेन थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। मतलब कि हमारी बॉडी में कहीं पे भी एबनॉर्मल ब्लड क्लॉट बन सकता है, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लॉक हो सकती है और वहाँ पे ब्लड फ्लो मतलब कि डिस्टर्ब हो सकता है। फिर प्लेटलेट फंक्शनल डिसऑर्डर में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल रहेंगे, जो फंक्शनल है जो उसका वो एबनॉर्मल हो जाएगा। अगर कॉमन कोज की बात करें हमें क्लोटिंग डिसऑर्डर में, जेनेटिक भी है, विटामिन के की डेफिशिएंसी से भी हो सकते हैं, लीवर डिजीज से भी हो सकता है, कोई ड्रग यूज कर ले जैसे एंटीकोगुलेंट या एस्पिरिन वगैरह यूज कर ले, उससे भी क्लोटिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, सीवियर इन्फेक्शन से भी हो सकते हैं, ट्रॉमा या सर्जरी से भी हो सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो स्मॉल रेड स्पॉट्स मिल सकते हैं हमारी बॉडी पे, प्रोलोंग ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग गम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, नेजल ब्लीड हो सकता है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड हो सकता है, यूरिन में ब्लड हो सकता है, स्टूल में ब्लड प्रेजेंट हो सकता है। अगर हम पता कैसे लगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए हम पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, प्लेटलेट काउंट असेस कर सकते हैं, ब्लीडिंग टाइम असेस कर सकते हैं, क्लोटिंग टाइम असेस कर सकते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम असेस कर सकते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम असेस कर सकते हैं, आईएनआर असेस कर सकते हैं। मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, हम रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं, मतलब प्लेटलेट्स को दे सकते हैं, एसडीपी दे सकते हैं, प्लेटलेट्स दे सकते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स दे सकते हैं, विटामिन के दे सकते हैं, एंटी फिब्रोलाइटिक एजेंट्स दे सकते हैं, ट्रेनेक्स वगैरह दे सकते हैं। अवॉइड कर सकते हैं वो ड्रग्स जो कि एंटीकोगुलेंट का काम कर सकते हैं, जैसे कि एस्पिरिन हो गया। अब हम बात करते हैं कॉमन साइनम सिम्टम्स की। पहले जनरल साइनम सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। फटीग भी हो सकता है हमारे ब्लड डिसऑर्डर में, वीकनेस हो सकती है, टायर्डनेस हो सकता है, फीवर हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, या जनरल डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अगर हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल के डिसऑर्डर्स हैं तो क्या साइनम सिम्टम्स होंगे, स्किन कलर चेंज हो जाएगा, पेल येलो स्किन कलर हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, डेजीनेस होगा, हेडेक होगा, पेल्पिटेशन होगी, कोल्ड इंटॉलरेंस होगा। अगर व्हाइट ब्लड सेल का डिसऑर्डर है उसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, शॉर्ट थ्रोट्स हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, माउथ अल्सर हो सकते हैं, लिम्फ नोड स्वेल कर सकते हैं, डिले हो सकते हैं वूंड हीलिंग। अगर प्लेटलेट डिसऑर्डर है उसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकेंगे, स्मॉल रेड स्पॉट्स मिलेंगे, ब्लीडिंग गम्स मिलेंगे, नोजल ब्लीडिंग हो सकती है, हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग हो सकती है, या अगर हमारी बॉडी में कहीं पे कट लग गया तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, ब्लीड कंटिन्यू प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो सकती है। अगर क्लोटिंग डिसऑर्डर्स का साइन ऑफ सिम्टम्स क्या है, अगर क्लोटिंग फैक्टर्स ज्यादा है तो डीवीटी डीवीएन थ्रोम्बोसिस हो सकते हैं, कहीं पे भी एबनॉर्मल क्लोट हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। अगर क्लोटिंग फैक्टर्स कम है तो स्मॉल रेड स्पॉट्स मिल सकते हैं, ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं, नेजल ब्लीड हो सकता है, ब्लड के यूरिन के अंदर ब्लड हो सकता है, स्टूल के अंदर ब्लड हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं समरी की। सबसे पहले हमने रेड ब्लड सेल के डिसऑर्डर पढ़े, उसमें हमने देखा कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, या हीमोग्लोबिन की सिंथेसाइज नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से अनीमिया हो रहा है, जिसकी वजह से हमें हाइपोक्सिया हो रहा है, हमारी स्किन का कलर चेंज हो रहा है, डेजीनेस हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, पैल्पिटेशन हो रही है। फिर हमने व्हाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर पढ़े। व्हाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर में हमने पढ़ा ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकीमिया एंड व्हाइट ब्लड सेल फंक्शनल डिसऑर्डर। ये क्या शो करता है, या सीवियर इन्फेक्शन को शो करता है, या रिस्क ऑफ सीवियर इन्फेक्शन को शो करता है, इन्फ्लेमेशन को शो करता है, कोई एलर्जी रिएक्शन हो उसको शो करता है। प्लेटलेट डिसऑर्डर पढ़े। प्लेटलेट डिसऑर्डर में हमने पढ़ा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस, या क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिसऑर्डर। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होता है, प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस में प्लेटलेट्स इंक्रीज हो जाते हैं। फिर हमने क्लोटिंग डिसऑर्डर पढ़े। क्लोटिंग डिसऑर्डर में हमने ब्लीडिंग डिसऑर्डर पढ़े। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। क्लोटिंग फैक्टर अच्छे से काम नहीं कर पाते। फिर हमने थ्रोम्बोसाइटिक
थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर पढ़े। थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर में क्या होते हैं, जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मल क्लोट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर प्लेटलेट फंक्शनल डिसऑर्डर पढ़े। प्लेटलेट फंक्शनल डिसऑर्डर में हमने जाना कि हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट जो वो नॉर्मल है, बट उनके फंक्शन जो है वो एबनॉर्मल हो सकते हैं। फिर हमने बोन मैरो डिसऑर्डर पढ़े। बोन मैरो डिसऑर्डर में हमने एप्लास्टिक एनीमिया पढ़ा। एप्लास्टिक एनीमिया में पढ़ा कि हमारी जो बोन मैरो वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही, अच्छे से ब्लड कंपोनेंट्स नहीं बना पा रही। फिर माइलोइड डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम पढ़ा। फिर लुकीमिया पढ़ा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम इन सभी ब्लड डिसऑर्डर्स को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एनीमिया। थैंक यू सो मच।